Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the sixth lecture of irrigation engineering. In this lecture, we are going to discuss about duty and what are the factors that will affect duty. Okay, first start with duty. ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी ऑफ वाटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ड्यूटी एक ऐसा टर्म हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ डिस्चार्ज दे रहे हैं 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज दे रहे हैं इरिगेशन के लिए। डिस्चार्ज किसका? वाटर का। ठीक है, फॉर इरिगेशन पर्पस। तो इसका हम लोग अगर कांस्टेंट सप्लाई करते हैं 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का थ्रू आउट द बेस पीरियड। ठीक है, बेस पीरियड, थ्रू आउट द बेस पीरियड अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का वाटर सप्लाई करते हैं तो वो कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेट कर सकता है वाटर, वही इसका ड्यूटी हो गया। ठीक है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ वाटर। इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग और एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक हम लोग सीरियल लेते हैं, राइस। ठीक है, राइस राइस का बेस पीरियड है आपका 120 डेज। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक बिफोर मैच्योरिटी ड्यूरेशन कितना होता है? 120 डेज। पहला वाटरिंग किए, उसके बाद फसल जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे हम लोग कंटिन्यूस वाटर सप्लाई दिए। 120 डेज तक देते हैं हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई वाटर का एट सुटेबल इंटरवल्स। तब जाके राइस आपका पूरा बढ़िया से मैच्योर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए राइस ही लिए हैं। ठीक है, अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज देंगे वाटर का। ठीक है, इतना वाटर आपका आ रहा है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर आ रहा है। 120 तक, अगर 120 दिन तक अगर हम लोग कंटिन्यूस डिस्चार्ज करेंगे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर, तो ये कितना एरिया को इरिगेट करेगा? ठीक है, राइस जैसे कोई फील्ड में होगा ना, तो ये आपका राइस हो गया, तो कितना एरिया ऑफ लैंड को ये इरिगेट करेगा, वही हो गया आपका ड्यूटी। ठीक है, अगर इसका डिफिनेशन हम लोग देखना चाहें तो द ड्यूटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेक्टेयर्स दैट कैन बी इरिगेटेड बाय कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर एट अ रेट ऑफ 1 क्यूमेक। 1 क्यूमेक मीन्स 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, थ्रू आउट द बेस पीरियड, पूरे बेस पीरियड के दौरान अगर कंटिन्यूस सप्लाई हम लोग देंगे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। ठीक है, तो कितना एरिया जो है आपका इरिगेट होगा, वही हो गया आपका ड्यूटी ऑफ वाटर। ओके, तो कुछ कुछ क्रॉप्स है जिसका ड्यूटी दिया हुआ है। ठीक है, ड्यूटी को हम लोग हेक्टेयर्स पर क्यूमेक में एक्सप्रेस करते हैं और इसको डी से डिनोट करते हैं। जैसे राइस का आपका 900 हो गया हेक्टेयर्स पर क्यूमेक ड्यूटी। ठीक है, राइस का बेस पीरियड है आपका 120 डेज का। ठीक है, तो राइस का आप देख रहे हैं कि जो इरिगेशन हो रहा है 900 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, इससे हम लोग पता चल रहा है कि राइस में हम लोग को ज़्यादा वाटर देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कम हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को हम लोग इरिगेट कर पाए हैं ड्यूरिंग द बेस पीरियड। चूंकि राइस का और वीट का दोनों का बेस पीरियड आपका 120 डेज का है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे राइस और वीट दोनों का बेस पीरियड आपको 120 डेज का है, लेकिन उतना ही पानी में मात्र 900 हेक्टेयर आपका इरिगेट हो रहा है राइस, जबकि वीट का 1800 हेक्टेयर हो जा रहा है। ये चीज़ और शुगर केन का और कम हो रहा है। खैर, शुगर केन का आपका बेस पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, ये 10 मंथ्स करीब लग जाता है इसको बढ़िया से मेच्योर होने में। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि राइस को बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो अभी तक हम लोग ड्यूटी मतलब क्या समझे कि अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का सप्लाई दे ड्यूरिंग बेस पीरियड, मतलब जितना भी उस फसल को पूरा फसल का क्या भी बेस पीरियड होगा, मतलब फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक जो भी ड्यूरेशन होगा, तो उस दौरान अगर हम लोग कंटिन्यूस कांस्टेंट सप्लाई दे अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। ठीक है, तो कितना एरिया ऑफ लैंड, कुछ कितना एरिया ऑफ लैंड इरिगेट करता है वो वाटर, वही उसका ड्यूटी हो गया। ठीक है, अगर हम लोग राइस का बात करें तो अगर 120 दिन तक हम लोग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का सप्लाई दे, कांस्टेंट सप्लाई, बीच में रुकना नहीं चाहिए,
तो करीब 900 करीब आपका इरिगेट कर पाएगा ये वाटर, ठीक है। वही वीट का बात करें तो अगर हम लोग 120 दिन तक 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का सप्लाई दे तो इससे 1800 हेक्टेयर को इरिगेट कर सकता है। तो ये हो गया आपका ड्यूटी ऑफ वाटर। अब क्या क्या फैक्टर्स होता है जो कि ड्यूटी को अफेक्ट करता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, डायग्राम से मैंने बताया है। देखिए सबसे पहला फैक्टर जो है जो कि ड्यूटी को अफेक्ट करता है वो है आपका सोयल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर सोयल जो है आपका, पहले कैनल का बात करते हैं, ठीक है। कैनल तो सबको जानते हैं, कैनल आपका नहर हो गया। तो नहर आपका लाइंड भी हो सकता है कैनल, और नॉट लाइंड भी हो सकता है, यानी अनलाइंड भी हो सकता है, ठीक है। लाइंड कैनल क्या हो गया, अगर अच्छा से कंक्रीटिंग किया गया है कैनल बेड वगैरह को तो वो हो गया आपका लाइंड कैनल, ठीक है। अनलाइंड क्या हो गया, अनलाइंड हो गया आपका कि सिंपल मिट्टी ही है नीचे और वही से वाटर जो है सप्लाई हो रहा है पूरा एग्रीकल्चरल लैंड तक, ठीक है। तो मान ली अनलाइंड कैनल है, ठीक है। अनलाइंड का ही बात करेंगे क्योंकि लाइन में लॉसेस काफ़ी कम होता है, ना कि बराबर होता है। तो अनलाइंड का बात करेंगे, ठीक है। अनलाइंड में क्या होता है कि जो आपका कैनल होता है वो पूरा सॉइल को ही डिग करके बनाया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका वाटर फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। अगर सोयल का बेड, ये हो गया, ये सोयल का बेड बोल रहे हैं, कैनल का बेड, ठीक है, जिससे पानी जा रहा है पूरा खेत में। तो कैनल का बेड में जो आपका सॉइल यूज हो रहा है अगर वो कोर्स ग्रेन्ड रहा है, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड मतलब उसका कण जो है वो बड़ा बड़ा रहा है, तो क्या होगा, ये आपका पोरस होता है, ठीक है। पोरस मतलब कि इसमें पानी आराम से अंदर चल जाएगा और वो जाके ग्राउंड टेबल में मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है पानी का। तो अगर पानी का लॉस होता है, पानी का लॉस हुआ यानी कम पानी पहुंचेगा, कम पानी पहुंचेगा यानी कम एरिया इरिगेट करेगा वो, ठीक है। कम एरिया इरिगेट करेगा यानी ड्यूटी भी आपका डाउन हो जाएगा, ड्यूटी भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सोयल पोरस या फिर कोर्स ग्रेन्ड है, जैसे कि ये वाला दिख रहा है, ये आपका कोर्स ग्रेन्ड सोयल है। होप यू लाइक्ड माय राइटिंग। अगर आपका सोयल पोरस है, कोर्स ग्रेन्ड है, तो उस केस में क्या होगा, सीपेज लॉस ज़्यादा होगा, तो ड्यूटी कम हो जाएगा। वही आपको सॉइल अच्छा से कॉम्पैक्टेड है, ठीक है, कॉम्पैक्टेड है, क्लोज ग्रेन्ड है, आपस में अच्छा से पूरा कॉम्पैक्टेड है, मतलब जो इसका कण है वो काफ़ी सामने सामने है, तो वो पोरस उतना नहीं रहता है। तो क्या होगा, सीपेज लॉस कम होगा, मतलब ज़्यादा पानी नीचे नहीं जा पाएगा। सीपेज लॉस कम हुआ यानी पानी का लॉस कम हुआ, पानी लॉस कम हुआ यानी ड्यूटी ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर पाएगा। सिंपल सा फंडा है। अगर सोइल का कण बड़ा है तो पानी क्या होगा, सीपेज लॉस ज़्यादा हो जाएगा, पानी नीचे चल जाएगा और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा। तो पानी इसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि नीचे चल जा रहा है पानी। तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप सप्लाई भी किए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का कोई कैनल से, अब कोई कैनल से पानी जा रहा है ऐसे से, तो बीच में लॉसेस कम हुआ, पता चला कि 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड यहाँ पे आके रह गया, ज़्यादातर पानी क्या हुआ, नीचे चल गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा होता है, तो ड्यूटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है पानी का, तो वो कम एरिया को इरिगेट कर पाएगा। वही अगर सोइल आपका कॉम्पैक्ट और क्लोज्ड ग्रेन रहेगा तो सीपेज लॉस क्या होगा, कम होगा और ड्यूटी ज़्यादा होगा। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर अब यहाँ तक अब हम लोग कैनल का बात किए थे, ठीक है। अगर जो नहर, सॉरी, यहाँ तक हम लोग नहर का बात किए थे, मतलब कैनल का। अगर हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे पानी, जो खेत हो गया आपका, वहाँ पे अगर वहाँ का मिट्टी का बात करें तो वहाँ का मिट्टी भी अगर आपका सैंडी सॉइल है तो वहाँ भी वही सेम चीज़ होगा, पानी क्या होगा, ज़्यादा लॉस हो जाएगा, पर्कुलेशन लॉस, सब नीचे पानी चल जाएगा, तो ज़्यादा एरिया इरिगेट नहीं कर पाएगा, तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वही अगर एल्यूवियल सॉइल रहा, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल क्या होता है, उसका कण जो है काफ़ी छोटा छोटा रहता है, काफ़ी बढ़िया भी होता है एग्रीकल्चर के लिए।
तो ये जो सॉइल होता है ना, ये अब वाटर जो हम लोग देते हैं, इसको सप्लाई करते हैं, तो ये आराम से उसको रिटेन कर लेता है बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, तो लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेन कर लेता है तो क्या होगा, ड्यूटी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। अगर तुरंत तुरंत सप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो ज़्यादा हम लोग एरिया क्या करेंगे, कवर कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, ड्यूटी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिगर देख के आपको बहुत इजीली क्लियर हो जा रहा होगा। इसमें वाटर लॉस ज़्यादा है क्योंकि पर्कुलेशन हो रहा है वाटर का, सब नीचे वाटर जा रहा है। वही इसमें लॉस कम है क्योंकि ये आराम से पानी को रिटेन करके रख लेता है। इसमें तुरंत तुरंत पानी नहीं देना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर पाते हैं, तो ड्यूटी क्या होता है इस केस में ज़्यादा होगा, एल्यूवियल सोइल के केस में। सैंडी सोइल के केस में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोयल कैरेक्टरिस्टिक जो आपका ड्यूटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन। फिगर से समझिए सर, ये सब आप कहानी पढ़ लीजिएगा, जो दिया हुआ है वो हम फिगर से समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कैनल है, अगर बड़ा सनी डे है, ठीक है, काफ़ी गर्मी का समय है, तो उस केस में क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा। इवापोरेशन ज़्यादा हुआ यानी वाटर लॉस ज़्यादा हो गया। वाटर लॉस ज़्यादा हुआ यानी कम वाटर मिला इरिगेट करने के लिए। ठीक है, अगर कम वाटर मिलेगा तो क्या होगा, कम हेक्टेयर्स को हम लोग इरिगेट कर पाएंगे। कम हेक्टेयर्स को इरिगेट कर पाएंगे यानी ड्यूटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही इसका उल्टा भी होगा, अगर इवापोरेशन लॉस एकदम ना के बराबर हुआ तो क्या होगा, पानी का लॉस नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर पाएंगे तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनफॉल। अगर किसी जगह बारिश अच्छी खासी हो रही है तो उस केस में हम लोग को पानी कम देना पड़ता है, फिर भी अच्छा खासा क्या होता है, अगर कहीं बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो हम लोग को इस केस में इरिगेशन वाटर काफ़ी कम देना पड़ता है। कम देना पड़ा फिर भी अच्छा खासा एरिया को हम लोग इरिगेट कर लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ड्यूटी ज़्यादा होगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं बहुत सूखा है तो उस केस में हम लोग को वाटर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, फिर भी कम एरिया इरिगेट हो पाता है, तो उस केस में क्या होगा, ड्यूटी कम हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस पीरियड। ठीक है, तो बेस पीरियड पे भी आपका डिपेंड करता है ड्यूटी। कोई कोई जो क्रॉप होता है उसका बेस पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा और कम हेक्टेयर जो है इरिगेट कर पाएंगे। जैसे शुगर केन है, तो इसको मैच्योर होने में 10 मंथ्स लगता है। ठीक है, बेस पीरियड भी इसका 300 डेज के करीब है। ऊपर हम लोग देखे थे, देख लेते हैं। बेस बेस पीरियड है ये आपका शुगर केन का बेस पीरियड कितना है, 320 डेज है। ठीक है, 320 डेज है, मतलब अच्छा खासा दिन तक हम लोग को वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया। ठीक है, 320 डेज यानी 320 डेज का गैप रहता है फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग में। ठीक है, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक में 320 डेज का गैप होता है, यानी वाटर हम लोग को इतना दिन तक देना पड़ेगा। अगर इतना वाटर हम लोग देंगे और कम एरिया आपका इरिगेट होगा, ठीक है, तो इसके इसमें क्या होगा, ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे अब मेज है, मेज का बेस पीरियड काफ़ी कम होता है, शायद 100। ये भी देख लेते हैं मेज का क्या होता है बेस पीरियड। मेज का होता है मात्र 100 दिन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मेज का आपका बेस पीरियड हो गया 100 डेज। तो 100 डेज हुआ तो आपका क्या हुआ कि वाटर हम लोग सप्लाई करेंगे मात्र 100 डेज के लिए, तो इस केस में क्या होगा, कम दिन के लिए हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे और ज़्यादा एरिया इरिगेट कर सकते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगा। तो बेस पीरियड पे भी डिपेंड करता है कि क्रॉप का बेस पीरियड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करता है। द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स आर डिफरेंट सो द ड्यूटी वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। इसका मतलब क्या है, जैसे सिंपल दो एग्जांपल ले लेते हैं, वीट एंड राइस। दोनों का बेस पीरियड सेम है 120 डेज। ठीक है, इसका भी 120, इसका भी 120 डेज। लेकिन वीट में जो ड्यूटी है आपका
वो 1800 हेक्टेयर के करीब है, और वही राइस का क्या है, 900 के करीब है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे थे कि वीट का 1800 हेक्टेयर है, 900 हेक्टेयर है आपका राइस का। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि जो राइस है वहाँ पे सेम सप्लाई में हम लोग कम हेक्टेयर्स को इरिगेट कर पा रहे हैं, वही वीट का बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स को इरिगेट कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि क्रॉप्स के टाइप में भी डिपेंड करता है आपका ड्यूटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टोपोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर एग्रीकल्चरल लैंड का आपका टोपोग्राफी कुछ इस तरह रहा, अनइवन, ठीक है, इसको अनइवन बोलेंगे, उबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढा है कहीं ऊंचा है, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वाटर आपका इसमें फिल हो जाएगा, तो इस केस में हम लोग कम एरिया को इरिगेट कर पाएंगे। क्या होगा, बहुत ज़्यादा एरिया को इरिगेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर लॉस इसमें ज़्यादा हो रहा है, कहीं कहीं भर के रह जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ड्यूटी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, वही अगर स्लोप रहता है, ठीक है, ग्राउंड स्लोप रहा ऐसे करके, तो इस केस में क्या होगा, वाटर हम लोग सप्लाई करेंगे तो इवनली सब जगह फैल जाएगा, और फैलेगा तो क्या होगा, ज़्यादातर एरिया को इरिगेट कर पाएगा, तो इस केस में क्या होगा, ड्यूटी आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ प्लोइंग। मेथड ऑफ प्लोइंग में देखिए, एक तो आप प्लोइंग कर रहे हैं जो, वो ट्रैक्टर के हेल्प से कर रहे हैं, और दूसरा बुलक कार्ट के हेल्प से कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर के हेल्प से जो होता है वो डीप फ्लोइंग होता है, मतलब काफ़ी डीप होता है फ्लोइंग, और वही बुलक कार्ट के हेल्प से सैलो फ्लोइंग होता है। ठीक है, तो सैलो फ्लोइंग और एक डीप फ्लोइंग, तो डीप फ्लोइंग में क्या होता है, लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन में इसमें कम पानी भी देंगे तो चल जाएगा, जो डीप फ्लोइंग होता है। वही सैलो फ्लोइंग में हम लोग को वाटर ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो ट्रैक्टर से फ्लोइंग हो रहा है वहाँ पे हम लोग कम वाटर में ज़्यादा एरिया इरिगेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा ये एरिया इरिगेट किए तो उससे क्या हुआ, ड्यूटी भी आपका बढ़ गया। वही बुलॉक कार्ट से हम लोग कम एरिया इरिगेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सैलो फ्लोइंग हुआ है, सैलो फ्लोइंग में वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो इस केस में हम लोग कम, जितना वाटर देंगे उसमें कम ही हेक्टेयर हम लोग इरिगेट कर पाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, ड्यूटी लो हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ इरिगेशन। अब आगे देखते हैं, अगर कैनल्स है आपका, ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन देखते हैं। अब कैनल आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, कैनल नहीं बोलेंगे, इरिगेशन सिस्टम बोलेंगे। तो एक होता है आपका पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम, एक होता है इनंडेशन इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, एक हो गया आपका पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम, दूसरा हो गया इनअंडेशन इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, पेरेनियल सिस्टम में क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई होता है, इनअंडेशन में कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम होता है उसमें कंटिन्यूस सप्लाई होता है वाटर का। ठीक है, क्योंकि ये सब जो इरिगेशन सिस्टम होता है वो आपको पेरेनियल रिवर में होता है। पेरेनियल रिवर मतलब जिसमें सालों भर पानी हो। ठीक है, वही इनअंडेशन जो है ऐसा रिवर से अटैच होता है जिसमें साल भर पानी नहीं रहता है। तो ऐसे केस में ड्यूटी किसका ज़्यादा होगा, पेरेनियल का, क्योंकि कांस्टेंट सप्लाई देता है। ठीक है, वही इनअंडेशन में ड्यूटी कम हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है कि आपका पेरेनियल सिस्टम में आपका हेड रेगुलेटर यूज़ होता है, तो ये आपका कंटिन्यूस सप्लाई दे पाता है। ठीक है, वही इनअंडेशन में नो रेगुलेटर, मतलब जब ज़्यादा पानी आया तो ज़्यादा घुस गया, कभी कम हो गया, कभी ना के बराबर हो गया, तो इस केस में इरिगेशन काफ़ी कम हेक्टेयर्स हो पाता है। तो इसीलिए ड्यूटी जो है इनअंडेशन में क्या होता है, काफ़ी कम रहता है, वही पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वाटर टैक्स। ठीक है, अगर हम लोग कुछ टैक्स इम्पोज कर दे फार्मर सब में कि आप इतना पानी यूज़ करेंगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, फार्मर सब जो है उसको बड़ा इकोनॉमिकली यूज़ करेगा वाटर को, ताकि उसको कम से कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वो लोग कम पानी में ज़्यादा हेक्टेयर्स को इरिगेट करेगा, तो ऐसे केस में ड्यूटी भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज ऑल फॉर टुडे।
Hope you like the lecture. If you like the lecture, kindly subscribe my channel. It motivates me. ये काफ़ी हमको हेल्प करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें हमको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ठीक है? ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग.